हेलो स्टूडेंट्स, आज GOC1 का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और आज हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और टोटोमेरिज्म पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखो अगर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन हो या एल्काइन, तो अगर अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में है तो उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाती है, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका एल्कीन दिया गया है और एल्कीन किसी अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में है। ये H+ है, ये क्या है, अटैकिंग रिजेंट है। तो इस अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, व्हेन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिजेंट, इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन काम की बात इधर समझो। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने क्या देखा, ये एल्कीन में अपने आप नहीं हो रहा। जैसे आपने क्या देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन था। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था कि ये आपकी एल्कीन थी। देखो ऐसे एल्कीन बनाई थी कल हमने। इसमें क्या हो रहा था कि ये H+ बाहर जा रहा था और ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड यहां पे आ रहा था और ये यहां पे मूव कर रहा था पाई बॉन्ड। ठीक, ये अपने आप हो रहा था। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में आपने देखा कि रेजोनेंस अपने आप होता है। देखो ये यहां पे माइनस चार्ज है तो ये यहां आएगा, ये बॉन्ड आगे मूव करेगा, ये अपने आप हो रहा है। और इसके अलावा आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने क्या देखा कि यहां पे प्लस चार्ज है तो यहां पे एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक, समझ आ रही बात। ये भी अपने आप हो रहा है। ये किसी की प्रेजेंस में नहीं हुए ना, किसी अटैकिंग रिजेंट की जरूरत पड़ी। ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। इसलिए ये क्या थे, आपके परमानेंट इफेक्ट थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट। ठीक, यानी परमानेंट इफेक्ट में कौन सा आया, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। और अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में जो होगा वो क्या कहलाएगा, टेम्परेरी इफेक्ट कहलाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी ई इफेक्ट भी बोल देते हैं इसको। ये कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। समझ आ रही बात। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट +E से शो करते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट -E से शो करते हैं। देखो +E इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के दौरान जो एटम, जैसे ये इन दोनों में क्या है, ये पाई बॉन्ड में शिफ्टिंग होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा। जब आपका अटैकिंग रिजेंट यहां पे जुड़ेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पे अटैकिंग रिजेंट जुड़ेगा तो उसको +E इफेक्ट कहेंगे। और जब आपका अटैकिंग रिजेंट उस एटम पे जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको -E इफेक्ट कहेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अब हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और इनके एग्जाम्पल जब लिखेंगे दोबारा से आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब एक काम करो, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो मेरे साथ साथ लिखना है और अच्छे से एक बार और आपको समझना है। तो अब इसमें लिखो डेफिनेशन, इसमें लिखो व्हेन complete delocalization of pi electron takes place, pi electrons takes place in presence of attacking regent, in presence of attacking regent, then effect observed is known as electromeric effect. Then effect observed is known as electromeric effect. Electromeric effect. बात समझ में आई भाई। डेफिनेशन लिख लिया आपने मेरे साथ साथ। अब समझो क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बार मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो जैसे यहां पे मान लीजिए ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये एल्कीन है, ठीक है। अब यहां पे अटैकिंग रिजेंट मान लीजिए H+ है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसका ये शिफ्टिंग होता है ऐसे एक साइड में,
ठीक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और एक ऐसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट या परमानेंट इफेक्ट? टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर अटैकिंग रिजेंट प्रेजेंट होगा तभी आपको इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिजेंट। अटैकिंग रिजेंट जैसे ही लाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दिखेगा, जैसे ही आप इसको यहां से हटा देंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब हमने इससे पहले जो पढ़े थे, रेजोनेंस पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो ये क्या आपके अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में हो रहे थे क्या? नहीं, ये अपने आप हो रहे थे। इसलिए क्या है? ये आपके परमानेंट इफेक्ट है। तो ये भी आप साइड में बेसिक लिख लेना। और कल लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको ना हाइपर कॉन्जुगेशन में पॉइंट नहीं लिखवाया कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, तो वहां पे भी लेक्चर में लिख लेना, या यहां पे भी आप लिख सकते हो, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट आर परमानेंट इफेक्ट्स। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। ये आपको ऑप्शन दे देगा, रेजोनेंस दे दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन दे दिया, इंडक्टिव इफेक्ट दे दिया और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दे दिया। तो टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा बोलेंगे? आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। ठीक, 2 टाइप का है। एक तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट बोल दो सीधा। ठीक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट समझ आ रहा है? इसमें क्या होता है? व्हेन अटैकिंग रिजेंट अटैक्स ऑन एटम which is gaining electrons is called plus E effect, is called plus E effect। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, ये ऐसे होगा, देखो यहां पे H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा? H प्लस की प्रेजेंस में यहां पे क्या देखेंगे आप? यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे माइनस, इस पे आएगा प्लस, फिर यहां से ये अटैकिंग रिजेंट पे ऐसे अटैक करेगा। तो अटैकिंग रिजेंट कहां अटैच हो रहा है? या ऐसे लिख लो, व्हेन अटैकिंग रिजेंट अटैच्ड लिख लो यहां पे, और अच्छा लगेगा। व्हेन अटैकिंग रिजेंट इज अटैच्ड, ठीक ऐसा लिखो, ये और अच्छा लगेगा। इज अटैच्ड ऑन एटम which is gaining electron, ठीक, then it is known as प्लस ई इफेक्ट। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्या है? माइनस ई भी हम यहीं पे लिख देते हैं। माइनस ई में क्या लिखना है? अब देखो नेक्स्ट लिख लो। एग्जांपल लिखने के बाद हेडिंग डाल लो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, इसमें लिखना when attacking reagent is attached on atom which is losing electron called minus E effect। बात समझ में आई? ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही आपका ये पाई बॉन्ड है, ठीक, तो यहाँ पे इसकी मान लीजिए Cn- के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब क्या होगा? ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, ठीक, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ऐसे आएगा, तो ये कहाँ आके जुड़ेगा? ये यहाँ पे आके जुड़ेगा आपका। तो जब ऐसे एटम पे जुड़े जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको क्या बोल देंगे? माइनस ई इफेक्ट। बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल लिख लो, हो गया इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इतना ही पढ़ना था, इतना ही एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, चाहो तो आप एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैसेज दिया गया वो पढ़ लेना,
आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। बस इसको लिख लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो टोटोमेरिज्म। हेडिंग डाल लो और मेरे साथ साथ आपको लिखना है टोटोमेरिज्म। जब मैं बोलूंगा तब आपको समझना है। देखो टोटोमेरिज्म जो है ये हमारा GOC1 का पार्ट नहीं है। टोटोमेरिज्म आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। और आइसोमेरिज्म पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि टोटोमेरिज्म में रेजोनेंस का यूज होता है, इसलिए रेजोनेंस पढ़ने के बाद GOC1 के लास्ट में हम टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टोटोमेरिज्म पे आज हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो पहले तो आपको मेरे साथ साथ अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ के साथ अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, और फिर घर पे एक बार और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन टोटोमेरिज्म का आपको दिखे आप सेकंड्स में उसको कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म हेडिंग डालने के बाद पहले मेरे साथ साथ इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर हम समझ लेंगे। देखो इसमें लिखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक, इट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, व्हेन interconversion between two functional group takes place due to oscillation of प्रोटॉन लिख दो, या आप इसको H+ भी लिख सकते हो। समझ आ रही बात? ये क्या है, व्हेन इंटरकन्वर्जन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन या H+। नेक्स्ट लिखो, फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इज नोन एज टोटोमेरिज्म। समझ आया भाई? देखो क्या होता है, एक और मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर मैकेनिज्म भी हम समझेंगे। इधर देखना, देखो होता क्या है, ये क्या है आपका, ये कीटोन दिख रहा है आपको, ठीक, समझ आ रही बात? अब ये जो कीटोन है यहां पे इसमें CO ग्रुप है, और CO ग्रुप आपको पता कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है, इसके यहां से ये बगल वाले sp3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो यहां से ये हाइड्रोजन की छुट्टी कर देता है H+ के रूप में, और ये H+ कहां चला जाता है, ये यहां से आपका यहां चला जाता है, ठीक। और जब यहां से यहां चला जाएगा, देखो क्या होगा, ये यहां चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो इससे क्या होगा देखना, देखो यहां पे आपको ऐसा नजर आएगा RCOH और डबल बॉन्ड CH2। समझ आ रही बात? तो H+ वहां शिफ्ट हो गया तो ये बन गया। अब देखो ये क्या था, आपका कीटोन था, ये इसकी कीटो फॉर्म थी। समझ आ रही बात? CO कीटोन ग्रुप है, और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है और OH है। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो, इन बोलते हो एल्कीन को, और OH को ओल, तो ये इनोल बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये H+ का क्या हो जाता है, ये H+ मूव करता रहता है, कभी इस पे कभी उस पे, तो इससे क्या है, कभी तो कीटो बन जाता है, कभी इनोल बन जाता है। इस फिनोमिना को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे कीटो ग्रुप भी बन रहा है और इनोल भी बन रहा है, यानी ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के। तो फंक्शनल आइसोमर तो हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा हम किसको देंगे, टोटोमेरिज्म को देंगे। और ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में लिखवाया भी था, चाहो तो एक बार फिर से लिख लो। इसमें लिखो टोटोमर्स ऑल्सो शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप isomerism, but priority is given to टोटोमेरिज्म। समझ आया? ठीक। अब देखो यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको लिखवाया था, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, किसको दे देंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को,
फिर टोटोमेरिज्म को, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, फिर मेटामर को, फिर चेन आइसोमर को, और फिर पोजीशन आइसोमर को। ये FMCP रूल भी बोलते हैं इसको, लास्ट वाले को, ठीक। लेकिन कभी भी अगर टोटोमर्स बन रहे हैं उनको हम फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलेंगे। अगर टोटोमर ऑप्शन में दिया गया है तो टोटोमर को प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आई? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें हम क्या लिखेंगे, ये लिख लिया आपने। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो होता है ये आपका एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, ये आपका बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, और ये अपने आप भी हो रहा है। ये आपका यहां पे मैंने न्यूट्रल मीडियम में दिखाया है। देखो यहां पे बेसिकली लिख लेना, ये न्यूट्रल मीडियम में दिखा, क्योंकि मैंने यहां पे कोई मीडियम लिया ही नहीं, ठीक, इसलिए ये न्यूट्रल मीडियम में भी अपने आप होता रहता है। तो आप यहां पे लिखेंगे टोटोमेरिज्म टेक्स प्लेस इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। समझ आ रही बात? न्यूट्रल में भी होगा, एसिडिक में भी होगा, बेसिक में भी होगा। अब एसिडिक और बेसिक में कैसे होगा वो मैं आपको मैकेनिज्म से समझाऊंगा। आपने अगर इसको नोट नहीं किया है एक बार नोट कर लो, या ये बातें जब ऐसी बातें मैं लिखता हूं ना साथ के साथ नोट कर लिया करो ताकि आपका टाइम बच जाए। लेकिन जब मैं समझाता हूं उस टाइम आपको समझना है, जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक बार इसको लिखो। अब नेक्स्ट अपने को एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म देखना है। तो अब बोर्ड में देखो, जैसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा RCOCH3, ठीक। और ये क्या है, या तो मैं एसिडिक मीडियम में ले लूं, या मैं इसको बेसिक मीडियम में ले लूं, या आप न्यूट्रल में ले लो। तो ये क्या करेगा आपका, ऐसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। समझ आ रही बात? अब सबसे पहले मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो मैकेनिज्म में पहले मैं मान लीजिए आपको एसिडिक मीडियम में बताता हूं, और अब आपको लिखना नहीं है, ओनली आपको समझना है, क्योंकि यहां से एक अच्छा क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछूंगा जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। देखो क्या होता है एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, जैसे ये लिया आपने RC⸻O, ये CH3, ठीक। अब देखो यहां पे क्या होगा, H+ लेंगे एसिडिक मीडियम में आप, तो H+ लेंगे तो यहां पे इसके पास लोन पेयर है, वो H+ है, तो लोन पेयर क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। ये बेस का काम कर जाएगा, और जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, देखो RCO, यहां पे इसके एक लोन पेयर रहेगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि H+ का पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इसने लोन पेयर उसको डोनेट कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, ऐसे ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे क्या होगा, देखना RCOH, ये तो प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अब कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया पाई बॉन्ड का। समझ आ रही बात? तो अब क्या होगा, देखो अब वो कार्बोकैटायन है, उसके बगल में sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन के पास एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। ये यहां से क्या करेगा, इस H+ की छुट्टी कर देगा, ये H+ बाहर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये कैसा नजर आएगा, देखो ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये ऐसे बनेगा RCOH, और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहां से H+ निकल गया, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग आपने किससे की थी, H+ से की थी, लास्ट में आपको क्या मिला, H+ मिला, यानी H+ का रिएक्शन में कोई यूज नहीं हुआ। H+ ने क्या काम किया है, ओनली कैटालिस्ट का काम किया है, रिएक्शन को ओनली इनिशिएट कराया है, ठीक। तो H+ यहां पे किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ओनली रिएक्शन इनिशिएट कराई, बाद में रिएक्शन में आपको मिल गया। देखो H+ मिल रहा है, यानी मीडियम अभी भी आपका एसिडिक है। बात समझ में आई, ठीक। H+ ओनली रिएक्शन इनिशिएट कराएगा, कैटालिस्ट का काम करेगा, ये वहां पे नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, वापिस H+ आपको मिल जा रहा है, ठीक। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में आपको देखना है क्या होता है, कैसे होगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे यही लिया हमने RCOCH3, ठीक, और क्या लिया है, बेस की प्रेजेंस में, यानी OH- है, ठीक। अब देखो ये कीटो ग्रुप है, इस कीटो ग्रुप के बगल में लगा कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इसके लगा हुआ अल्फा H इस -I ग्रुप के कारण, इस कीटो ग्रुप के CO ग्रुप के कारण, जो -I ग्रुप है इसके कारण ये अल्फा H कैसा होगा,
एसिडिक होगा, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इस कार्बन के sp3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, sp3 कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन की छुट्टी कर देगा। और आपको पता हाइड्रोजन बेचारा गरीब है, कभी भी निकल जाता है। तो जैसे ही ये इसको निकालेगा, ये किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में, क्योंकि यहां पे ये इसको निकालने वाला बैठा है। तो जैसे इसको निकाला क्या बनेगा, देखो RCOCH2-, ये एनायन बन गया। अब आपको पता है एनायन किस पे बन रहा है, कार्बन पे। कार्बन पे एनायन स्टेबल नहीं होता, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे बनना चाहिए। और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये रेजोनेंस ऐसे होगा, समझ आ रही बात। और ये रेजोनेंस होने के बाद आपको कैसा नजर आएगा, RCO- और यहां पे CH2। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे जब ये यहां से H+ और OH निकला था तो यहां पानी मिला हुआ। अब ये पानी क्या करेगा, ये पानी आपका क्या करेगा, यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे ये वाटर जो है, यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वाटर पे इसका काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहां पे वाटर H+ भी तो दे सकता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ये एसिड का भी काम कर सकता है। देखते हैं किसका काम करेगा। यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ठीक, और नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों ऑक्सीजन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, न्यूट्रल वाला या नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला ज्यादा बेसिक होगा। और नेगेटिव वाला ज्यादा बेसिक है तो क्या करेगा, ये यहां से H+ निकाल लेगा वाटर का, और H+ निकाल लेगा तो यहां पे इसने H+ निकाला, और आपका यहां मीडियम में क्या रह जाएगा, OH- बच जाएगा वाटर से। ठीक, तो आपने कैसे मीडियम से स्टार्ट किया था, बेसिक मीडियम से, लास्ट में क्या मिला, बेस ही मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही बात। तो ऐसे हम करते हैं, या ये क्या बन जाएगा, RCOH, और ये यहां पे डबल बॉन्ड भी। ठीक, एसिडिक बेसिक मीडियम आपने समझ लिया। ठीक, इसके बाद हम अब एक काम करेंगे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अब इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराना सिखाता हूं, चाहता हूं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना चाहिए आपको वो सीखना है। देखो एग्जामिनर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ध्यान से सुनना, आप एक बार बाद में लिख लेना। ये देखो, ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक, और यहां पे ये दे दिया आपको H+, और इधर मान लीजिए दे दिया, थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं, और इधर करके दे दिया आपको मान लीजिए ये OH-। भाई ये H+ के प्रेजेंस में क्या देगा और OH- की प्रेजेंस में क्या देगा, ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, तो आपको पता है टोटोमेरिज्म तो शो करेगा, तो लेकिन एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है। कैसे, जैसे ये एसिडिक मीडियम है, ठीक, पहले बेसिक मीडियम से देख लो। बेसिक मीडियम में यहां पे क्या है, CH3 लगा होगा, और यहां पे CH2, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक, ये sp3 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ये sp3 होना चाहिए। ठीक, तो इस sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, इनके पास अल्फा H है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। तो अब देखो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका H+ निकलेगा, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, देखो दोनों को कौन खींच रहा है, एसिडिक कौन बना रहा है, CO ग्रुप, और दोनों के लिए वो कॉमन है, तो यहां पे CH3 लगा। लेकिन यहां पे इसके पास एक +I ग्रुप और लगा है, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर रहा हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। या आप एक काम करके देख लो, यहाँ पे एनायन बना के देख लो दोनों में, तो ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबल, ये भी रेजोनेंस स्टेबल, लेकिन ये वाला +I इसको क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए इधर वाला एसिडिक H थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो वाला ज्यादा एसिडिक होगा तो वो निकलेगा, और वो वाला निकलेगा, तो आपको पता है कि वहीं से आपका डबल बॉन्ड बनेगा। समझ आई कि नहीं आई बात। ठीक, और अब इस केस में अगर पूछ लिया जाए आपसे यहां से, इस केस में क्या होगा, देखो यहां पे ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करने के बाद मैं दिखा देता हूं आपको। अब देखो सीधा आंसर बनाना सीखना आपको, OH इसके ऊपर प्लस, ये ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, और जैसे ही ऐसे तोड़ेगा यहां पे क्या आएगा, आपका कार्बन बेस पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहां से क्या कर सकता है, ये एक तो H यहां से हटा सकता है, एक H यहां से भी हटा सकता है। तो कौन सा ज्यादा सपोर्ट करेगा, इधर वाला ज्यादा सपोर्ट करेगा या उधर वाला, इधर वाला ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बनने के बाद देखो यहां से H ये निकलेगा, तो ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा ऐसे, तो ये एल्कीन जो बन रही है ये आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक, वो वाली एल्कीन बनी, वो कम स्टेबल है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी मान लीजिए अगर एग्जामिनर, देखो यहां क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इधर बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड। समझ आ रही बात। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और आपके माइंड में आ जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, वो आपको खुद को करना है, ये ट्राई करना। देखो
ये मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, यहां पे ये डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक। यहां पे ये H+ के प्रेजेंस में एक साइड दो और इधर आपको OH- के प्रेजेंस में। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनोल फॉर्म बना के बतानी है आपको। समझ आ रही मेरी बात? ठीक। देखो आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं, जब भी H+ के प्रेजेंस में बनाना हो ना, तो जितनी पॉसिबल एल्कीन बन रही है ना, सारी बना के देख लो। जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी ना, वो आपकी H+ के प्रेजेंस में बनेगी। इनोल फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन जो बनेगी वो आपकी किसके प्रेजेंस में बनेगी? H+ के प्रेजेंस में। और OH- के प्रेजेंस में सबसे कम स्टेबल एल्कीन बनाना है। या ऐसे कर लो, OH- की प्रेजेंस में वहां से हाइड्रोजन को हटाना है जहां पे सबसे ज्यादा अल्फा H होंगे, और H+ की प्रेजेंस में वहां से हाइड्रोजन को हटाना है जहां पे सबसे कम अल्फा H होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ऐसे। तो अब सिंपल सा है, देखो इसका, यहां पे 2 अल्फा H है, यहां पे 1 अल्फा H है। तो जहां पे 1 अल्फा H है उसको एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हटाओगे तो इसमें ये वाली एल्कीन बनेगी आपकी, ठीक। और जहां पे ज्यादा अल्फा H है उसको बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में हटाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बन जाएगा आपका, ठीक। कोई डाउट है क्या? ये लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब डायरेक्ट समझना है, अपने आप करो, लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आपको एक थियोरेटिकल पॉइंट नोट करना है। देखो क्या होता है जो टोटोमेरिज्म हो रहा है ना, अभी आपने क्या देखा, ये क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी आपने यहां पे क्या देखा, एक बार तो डबल बॉन्ड यहां पे है, एक बार ये डबल बॉन्ड यहां पे है, ये बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है और इसके कारण ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कभी इधर कभी इधर। समझ आ रही बात? तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है टोटोमेरिज्म में, इसलिए इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम किसकी वजह से हो रहा है? ये बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है। कभी ये बॉन्ड इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डेस्मो मींस बॉन्ड और ट्रोपिज्म मींस टर्निंग। तो डेस्मोट्रोपिज्म, बॉन्ड की टर्निंग से ये इक्विलिब्रियम हुआ है, इसलिए टोटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लो, और लिखना तो मेरे साथ साथ लिखो। लिखो डायनामिक इक्विलिब्रियम takes place in tautomerism. So it is also known as desmotropism. ठीक है, यहां पे लिखना था, लिख लेना। डेस्मो मीन्स बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब है टर्निंग, ठीक। बॉन्ड की टर्निंग के कारण डायनामिक इक्विलिब्रियम है टोटोमेरिज्म में, ठीक। फालतू का पॉइंट है, लिखना तो लिख लो। अब देखो ऐसे सिस्टम जहां जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे, तो कौन सी कंडीशंस वहां बनती है जहां पे आपका टोटोमेरिज्म होगा, तो वो हम लिख लेते हैं। देखो पहला तो आपका यही बन रहा है, जैसे ये है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, ये वाला जो बगल वाला कार्बन है इसका, ये पहली बात तो ये आपका कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। ये केस बन सकता है। दूसरा केस आपका NO2 के केस में भी सेम कंडीशन है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन आपका sp3 होना चाहिए और कम से कम उसके पास एक अल्फा H होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, यहां पे नाइट्रोसो के केस में भी करेगा, यहां पे ये एक अल्फा H है, यहां पे और इस केस में भी करेगा। तो ये आपके ऐसे सिस्टम बनते हैं जहां पे ये क्या करेगा, आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आई? तो ये कंडीशंस है, आप इनको बॉक्स में बंद कर लो। ये आपको ध्यान रखनी है कि यहां आपका टोटोमेरिज्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कर लेंगे इनको ऐसे। अब देखो इसमें साथ में लिख लेना, ये वाला जो कार्बन है हर जगह, ये वाला कार्बन, ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, ठीक। ये क्या है? अल्फा कार्बन है और sp3 होना चाहिए, ठीक। अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा H, कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा H। अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? एक अल्फा H होना चाहिए। जैसे हमने कल किस में पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ऐसा ही पढ़ा था। लेकिन ये तो ठीक है, आप मिस्टेक कहां पे करोगे वो लिखते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए यहां पे ये आ जाए C डबल बॉन्ड O, ठीक, और इसके बगल में लोन पेयर कंटेनिंग कोई सब्सटेंस आ जाए तो इसमें टोटोमेरिज्म शो नहीं होगा। टोटोमेरिज्म शो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ये रेजोनेंस कर जाता है और रेजोनेंस करेगा तो ऐसे करेगा, देखो, ठीक। भाई एक बात बताओ, आपका टोटोमेरिज्म क्यों हो रहा था? क्योंकि एसिडिक H का मूवमेंट हो रहा था, एसिडिक H का ओसिलेशन हो रहा था। और एसिडिक H क्यों बन रहा था? क्योंकि ये जो CO ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ये NO ग्रुप है, ये N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, ये क्या कर रहे थे? इस अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे और ये अल्फा कार्बन इस अल्फा हाइड्रोजन की छुट्टी कर रहा था, इसलिए वो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल करके मूवमेंट कर रहा था, ओसिलेट कर रहा था, कभी इसके पास कभी इसके पास, इसलिए आपका टोटोमेरिज्म हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? बगल में कौन है? यहां पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो ये लोन पेयर कंटेनिंग इसको रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये किसी के सिग्मा बॉन्ड से क्यों खींचेगा? यहां पे ये -I से इसके इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा भाई? बात समझ में आ रही है? तो इसको यहां पे क्या है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसलिए आगे ये नहीं खींचता और टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। तो क्या लिख दोगे? डू नॉट शो टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म बिकॉज it is involved in resonance, या ऐसे लिख लो because pi bond is involved, it किसी का लिखो pi bond is involved, ठीक, pi bond is involved in resonance with lone pair। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे यहां पे आपका ये आ गया C डबल O बॉन्ड OH, ये आ गया, और कौन सा आ गया? COOR आ गया, ठीक, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक, और कौन सा आ जाएगा? COO, ये CO ये आ गया, ठीक, या ये आ गया, ये आपके टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक। हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन नेग्लिजिबल होता है, हम बोल देते हैं कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे अगर कंपाउंड देते, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टोटोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, ठीक, आगे वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने एक नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा? अमाइड वाला नहीं लिखा, ये वाला, यही बोल रहे हो ना आप, ठीक। अब देखो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, सोज टोटोमेरिज्म, सो टोटोमेरिज्म लिख देता हूं मैं साफ साफ यहां पे, ठीक। देखो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 है, ये क्या है, इसका H ऑलरेडी एसिडिक H होता है, और एसिडिक H होने के कारण ये यहां से यहां मूव कर जाता है और इसका पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अमाइड का इमिडोल बन जाएगा, जो आगे मैं एक बार फिर से लिखवाऊंगा आपको, ये बन जाता है आपका। समझ आ रही बात? और इसलिए टोटोमेरिज्म शो करता है। तो ध्यान रखना है, ये कहीं आप अमाइड में बोल दो किसके पास लोन पेयर रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये वाले नहीं करते, ये करेगा। समझ आ रही बात? एक बार इनको नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो हम टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म करेंगे, जैसे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है, नाइट्रो एसिड टोटोमेरिज्म है, इसके साथ आपका नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म है, एजोहाइड्राजीन है, या आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड है, अमाइड इमिडोल है, इमीन इन अमाइन है। तो ये 7 टाइप बनती है, सातों टाइप मैं आपको करवा देता हूं, चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हो। देखो कैसे होगा, सबसे पहला लिख लो आप कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। कौन सा है? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, ठीक। इसमें देखो क्या होता है, ये RCO, ये आपकी कीटो फॉर्म है, ये अभी आपने पीछे की थी, आपने देखा था कैसे होता है इसमें, ये आपकी इनोल फॉर्म है, ये कीटो और ये इनोल। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक, इजी है। सेकंड पे आ जाओ, इसके बाद नाइट्रो एसी फॉर्म आएगी। नाइट्रो एसी में देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, जैसे ये CH3 है, ये NO2 है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ ना, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ठीक, ये आपका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये नाइट्रोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये नाइट्रोफॉर्म थी अभी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी CH2 डबल बॉन्ड NOH,
ये नाइट्रो, ये इसको एसी फॉर्म बोलते हैं, ठीक। और वापस अगर इसमें ऐसा हो जाए, ये H इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो वापस क्या बन जाएगी, आपकी नाइट्रो फॉर्म बन जाएगी। समझ आ रही बात। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड इसमें आता है आपका नाइट्रोसो ऑक्जाइम। नाइट्रोसो ऑक्जाइम, नाइट्रोसो ऑक्जाइम में क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे ये CH3N डबल बॉन्ड O है, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोसो है, यहाँ पे ये H प्लस यहाँ मूव कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्जाइम बन जाएगा, ठीक। तो ये होगी नाइट्रोसो ऑक्जाइम, लिखा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट जो आती है फोर्थ कौन सी है, फोर्थ है एजो हाइड्रोजन, एजो हाइड्रोजन फॉर्म। कैसे बनता है इसमें देखना, यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया CH3N डबल बॉन्ड N और यहां पे ये H है, तो होता क्या है, यहां पे ये वाला H है ना आपका, ये इधर मूव कर जाता है और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाता है। अच्छा ये भी पैरेलल दिखाते चलना, इनमें भी है ना, वापिस भी उसको वहीं पे, ठीक, ताकि ये इक्विलिब्रियम दिखे, ठीक। और यहाँ पे ये तो लिख लोगे, ये नाइट्रोसो है और ये आपका ऑक्जाइम है, ठीक। अब ये क्या है आपका, ये एजो फॉर्म थी और अब ये बन जाएगी हाइड्रोजन। कैसे बन जाएगी, ये आपकी हाइड्रोजन कहलाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बन गई। नेक्स्ट इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ कौन सी आएगी, फिफ्थ अमाइड वाले कर लेते हैं, अमाइड इमिडोल, ठीक। अमाइड में देखो क्या होता है, जैसे CH3 है, CO है, ये NH2, ये आपका अमाइड है, ये हमारा अमाइड का एग्जाम्पल है, ये हमारा अमाइड का एग्जाम्पल है। चलो अमाइड अलग से लिख दूंगा मैं, पहले दिखा देता हूं। ये हाइड्रोजन यहां मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाता है, तो इससे क्या होगा, देखो अमाइड से इमिडोल बन जाएगा, CH3OH डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमिडोल एंड दिस इज अमाइड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, सिक्स्थ इमीन, इमीन इन अमाइन करवाता हूं अब आपको, इन अमाइन। जैसे क्या होगा इसमें, मान लीजिए यहां पे ऐसा हो जाए, ये है RC डबल बॉन्ड NH और ये CH3 है, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाए, ये देखो ये पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बगल में sp3 कार्बन है, इसका हाइड्रोजन यहां मूव कर जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, RC, ये NH2 बन गया अमाइन और यहां डबल बॉन्ड आ गया इन, तो ये बन गया इन अमाइन और ये क्या है, इमीन। बात समझ में आ रही है। और हमेशा ये ध्यान रखना, वापिस भी जरूर दिखाया करो कि ये पाई बॉन्ड यहां चला जाए और ये H प्लस वापिस यहां चला जाए, इसमें भी शो करो कि यहां आ जाए और ये H प्लस यहां चला जाए, ठीक। कोई डाउट है क्या, ऐसे कर लेंगे। लास्ट है एक और टाइप, सिक्स्थ सेवंथ आ गई, ये क्या थी अपनी, साइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड में देखो क्या होता है, यहां पे ये R है, यहां पे ये CN है, अब ये साइनाइड है और इसमें क्या होगा, ये साइनाइड क्या बन जाता है, ये आपका यहां से ये R यहां चला जाता है, येलो कलर से शो कर देता हूं कि ये R हमारा यहां चला जाएगा, ठीक। और इसमें क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, R यहां पे ऐसे शो कर देंगे, ये अगर इसको इधर ही रखना चाहते हो, C इधर, अब ये ऐसा बन जाएगा आइसोसाइनाइड। समझ आ रही बात। और R नहीं, वहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, चाहो तो आप ये ले लो, यहां पे देखो, यहां पे HCN ले लो, HCN, यहां पे क्या होगा, इसमें ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा वहां पे और हाइड्रोजन मूव करेगा तो यहाँ पे ये आपका ऐसे आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक। ये करना अपने को, वो मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, वो ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये साइनाइड आइसोसाइनाइड है। इनके अलावा और कहीं पे टोटोमेरिज्म नहीं होता है,
आपको ये नोट डाउन करने हैं, आगे खूब सारे क्वेश्चन हम अब करेंगे। एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने को खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टोटोमेरिज्म। यहां पे मैंने 18 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कंपाउंड आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। आप एक साथ करना चाहते तो एक साथ कर लो, वीडियो पॉज करके आप एक साथ सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, या मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है इजी है। देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एसिड एल्डिहाइड दिया गया है। एसिड एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, CH3CHO ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो अल्फा H है, अल्फा कार्बन है, sp3 है, उसके पास अल्फा H भी है, पहला शो करेगा। एसीटोन देखो, नेक्स्ट एसीटोन। साथ के साथ सोचो, मेरे साथ साथ सोचो, एसीटोन का स्ट्रक्चर ये बनेगा, क्या शो करेगा, बिल्कुल करेगा। ये रहा अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा H भी है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड करेगा क्या, अरे नहीं करेगा, थोड़ी देर पहले तो बताया था, ठीक, ये नहीं करेगा। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, एक बार थोड़ा सा पीछे आओ, पीछे यहां पर आओ। यहां पे आप बोलेंगे कि सर आपने अमाइड में ये बोला कि नाइट्रोजन के पास एसिडिक H है, तो वो क्या करेगी, वो ऑसिलेट कर जाएगी। समझ आ रही बात, उसको यहां पे अल्फा कार्बन और उसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये लोन पेयर होते हुए कर रहा है। ठीक, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर एसिडिक H तो एसिड के पास भी है, तो ये यहां से यहां मूव कर जानी चाहिए और ये पाई बॉन्ड यहां आ जाना चाहिए, तो क्या बनेगा देखते हैं बना करके। ये जैसे ही यहां मूव करेगी ये बन जाएगा आपका, देखो यहां OH डबल बॉन्ड, यहां पे क्या फर्क पड़ा, है तो एसिड ही। आप इसको ऐसे लिखो या आप एक काम करो, या इसको ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है भाई, है तो एसिड ही COOH। तो इसलिए अमाइड तो कर जाता है, क्योंकि अमाइड में न्यू फॉर्म बन जाती है, लेकिन एसिड में नहीं बनती। हो सकता है बच्चे को डाउट आ जाए घर पे पढ़ते टाइम, सर ने यहाँ पे एसिड में तो ज्यादा एसिडिक H होता है, फिर भी अमाइड में तो कम होता है, अमाइड में तो 100 करवा सर ने, इसमें क्यों नहीं करवा। इसलिए मैंने आपको बता दिया, एसिड को आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, एक ही तो बात है, इसलिए 100 नहीं करता है। समझ आ रही बात, कर लेंगे, लेकिन अमाइड में अलग अलग फॉर्म बन रही है। ठीक, अमाइड इमिडोल, इसलिए 100 कर रहा है, इसलिए अमाइड का ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अगर बात की जाए फॉर्मिक एसिड नहीं करेगा, फॉर्मामाइड, यह आ गया आपका अमाइड। अमाइड आते ही आप बोल देना 100 करेगा, क्या बोल दोगे, ये 100 करेगा। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड करेगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड बनाओ, यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, कहां 100 करेगा, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो नहीं 100 करेगा। नेक्स्ट देखो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में देखना CH3 CH2 CH2 CHO, तो है इसके पास अल्फा कार्बन, ये रहा, और अल्फा H भी है, अल्फा कार्बन sp3 भी है, तो ये 100 कर जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 पेंटेनोन देखते हैं, करेगा क्या, CH2 CH2 CO CH3, तो इधर भी अल्फा H इधर भी अल्फा H, 101% करेगा। अरे आपको तो CO के बगल में क्या चाहिए, एक अल्फा कार्बन चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास कम से कम एक H हो जाएगा आपका काम। 3 पेंटेनोन, ये भी करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके पास भी दोनों बगल में अल्फा H है, तो इजीली ये कर जाएगा, नो डाउट। फिर इसके बाद एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, अरे अमाइड है, अमाइड को देखते ही बोल दिया करो, एसिड अमाइड में 2 कार्बन होंगे, ये एसिड अमाइड है। इथेनामाइड, इथेनामाइड का कॉमन नेम क्या है, एसिड अमाइड है, 100 करेगा। ठीक, क्रोटोनिक एसिड, पुरानी बातें रिमाइंड हो रही है। क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन की चेन हो जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट हो और बीच वाले कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो, एसिड है, नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्रोलिन, एक्रोलिन इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्रोलिन होता है, इसमें CO ग्रुप तो आ गया जो आपको चाहिए था, लेकिन यहां पे पहले ही क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये 100 नहीं करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कर लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मिथाइल इथेनोएट, ये आपका एस्टर है, 100 करेगा क्या, नहीं करेगा। हालांकि बहुत मिनिमम करता है ये, लेकिन हम बोलेंगे नेग्लिजिबल, आपके लेवल पे आपको बोल देना नहीं 100 करेगा। बात समझ में आ रही, बहुत कम करता है, जैसे एनहाइड्राइड होते हैं, ये होते हैं, ये बहुत कम करते हैं, करेगा ऐसी बात नहीं है। देखो इसका रेजोनेंस यहां पे हो रहा है,
तो इसका रेजोनेंस क्या है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होना था तो उसके साथ रेजोनेंस में बिजी हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, लेकिन बहुत कम करता है। अगर आपको कहीं पे बताना पड़ जाए और आपको फंस जाए क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि इसको करवाना चाहिए, तो वहां पे आप बेशक करवा देना, समझ आ रही बात। लेकिन नॉर्मल आपके लेवल पे बोला जाए 12th लेवल पे तो हम बोलेंगे नहीं करेगा। ठीक ठीक। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहां पे आपका NO2 ग्रुप लगा, ये यहां पे एक NO2 और लगा, एक यहां पे इधर भी NO2 लगा। अब देखो यहां पे एक हाइड्रोजन लगा, क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा। नाइट्रो ऐसी फॉर्म बनाई थी, इसके 3 NO2 लगे हैं, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, इसका कार्बन, इस कार्बन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये शो करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। नेक्स्ट क्या है आपका, फिनोल है। अरे फिनोल क्या है भाई, फिनोल नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से पढ़ो। इनओल, पहले ही इनोल फॉर्म है, तो इसकी ऐसे कीटो फॉर्म बन सकती कि नहीं बन सकती। यहां पे पाई बॉन्ड आ जाए और ये हाइड्रोजन यहां आ जाए तो ये शो कर जाएगा। ठीक, कर लेंगे ऐसे, इजी इजी क्वेश्चन से। नेक्स्ट एक बार ये और देखना, बेंजोइक एसिड करेगा क्या, ये आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, यहां पे अल्फा एच का है, अल्फा कार्बन का है, ये sp2 है, sp2 कार्बन है, नहीं शो करेगा। ये करेगा क्या, ये बिल्कुल करेगा, इधर से करेगा। ठीक, ये वाला शो करेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन नहीं है। बात समझ में आई। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि आपको पूरा दिख रहा है अब। ठीक, तो ये क्वेश्चंस नोट कर लो। अब मेरी बात सुनो, ये तो था बिल्कुल इजी पैटर्न, इजी जी क्वेश्चन थे। अब आगे हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आप एक बार इनको नोट डाउन कर लो। कोई टफ क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं थे और मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। इनको नोट करो और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब क्या करना है आपको, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर बाद में एक साथ आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ करोगे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, आप जल्दी सोचेंगे। जैसे 19th क्वेश्चन, जल्दी से सोचो, करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई जल्दी से, करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे क्या पाएंगे कि बगल में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं, ऐसा नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो ये दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये शो नहीं करेगा। इसके पास देखो, नेक्स्ट देखो 20th बोलो जल्दी से। यहां पे देखा आपने, अल्फा कार्बन sp3 2 अल्फा एच टोटल 4 अल्फा एच, और ये बहुत इजीली करेगा, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पे ये हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, तो शो करेगा। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, मान लीजिए यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यहां पे मान लीजिए दोनों क्या होते हैं, आपके दोनों मिथाइल ग्रुप लगे होते, ये फिर भी शो करता। कैसे शो करता वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है, जब भी रेजोनेंस होना, कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के बाद हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो कार्बन है वो अगर sp3 कार्बन है और अल्फा एच कंटेनिंग कार्बन है, तो रेजोनेंस होते हुए वो आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा, या डायरेक्ट ये बोल दो टोटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो मैं बताता हूं आपको। यहां पे ये वाला कार्बन जो है ना, देखो यहां पे कंटिन्यूअस रेजोनेंस है यहां पे, तो इसके बाद ये देखो, ये तो sp2 था, ये भी sp2, अब ये sp3 है, लेकिन यहां तक तो रेजोनेंस ही हो रहा है, ये यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो ऐसे रेजोनेंस होगा। फिर इसके बाद ये है ना sp3 कार्बन, तो यहां पे इसके पास अल्फा एच है, बल्कि इसके पास तो 2-2 है, और 2-2 है तो कैसे शो करेगा, ये यहां चला जाएगा। अब देखना क्या बनेगा, इधर देखना ध्यान से, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये शो करेगा, इधर से भी करेगा और यहां से भी करेगा। वहां तो आपको साफ दिख ही रहा है कि 2 अल्फा एच है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये करेगा, समझ आ रही बात। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस अगर कहीं पे है, तो रेजोनेंस के बाद लास्ट में देखो, अगर कोई sp3 कार्बन है तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उस अल्फा कार्बन के पास अगर अल्फा एच है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार इधर भी sp2 कार्बन, इधर भी sp2 कार्बन, ये शो नहीं करेगा, लेकिन ये करता है। कैसे शो करता है, देखो यहां पे, अच्छा इसका पाई बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे इसका ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये भी लिखना। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये यहां जाएगा, ठीक, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन
ऊपर चला जाएगा और एक पाई बॉन्ड फिर यहां चला जाएगा। तो क्या बनेगा देखना, यहां पे ये OH, ठीक, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां मूव किया और इसका ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ गया और एक ये है। ये तो और बढ़िया इनोल फॉर्म बनी है, ये तो 100% इनोल फॉर्म बनेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो इनोल फॉर्म है ना, ये क्या हो रहा है आपका एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो रहा है, फिनोल बन रहा है। और फिनोल में क्या है, ये बेंजीन रिंग जो है ये एरोमेटिक होती है। तो ये तो बहुत बढ़िया से शो करेगा। यानी जब भी रेजोनेंस होगा तो आपको ये देखना, जहां पे रेजोनेंस खत्म हो रहा है उसके बाद उस पे कार्बन देखना है कि sp3 कार्बन है कि नहीं है, उसके पास अल्फा H है कि नहीं है। अगर sp3 कार्बन के पास अल्फा H है तो शो कर जाएगा जैसे इसने किया। बात समझ में आ रही है? अब और करो, जैसे ये करेगा क्या, ये बिल्कुल इधर से कर देगा, इसका H यहां से शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये फिर क्या कर दोगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो कैसे शो करोगे, वही बन जाएगा आपका फिर से फिनोल, बहुत बढ़िया से शो करेगा। समझ आ रहा है? इजी है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो रेजोनेंस के बाद कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये नहीं करेगा। देखो यहां पे रेजोनेंस है कंटिन्यूअस, लेकिन अल्फा कार्बन तो आया ही नहीं जो sp3 हो, तो ये शो नहीं करेगा। समझ आ रही बात? अब ये वाला बताना करेगा क्या, ये 25th। सोचो भाई, रेजोनेंस जब भी होना ऐसे बॉन्ड तोड़ लिया करो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, और इसका यहां पे ये जो H लगा हुआ ना, ये H यहां पे, मान लीजिए मैं इसको, इस H को ऐसे बना देता हूं, जैसे यहां पे ऐसे बना के दिखाता हूं, यहां पे ऐसे। तो अब पता क्या होगा, यहां से ये H तो हमारा यहां चला जाएगा और ये यहां पे ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसा बन जाएगा, बना के दिखाऊं इसका आंसर। इसका आंसर ऐसा बनेगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे OH बना, ये और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, और ये CH2। तो ये बिल्कुल शो करेगा। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर दे के पूछ ले कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि फिर आप पता क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको वापस यहाँ शिफ्ट करोगे, और ये H+ को यहाँ ले आओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी शो करेगा अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। तो ध्यान रखना है, इनोल फॉर्म दे रखी है ना, वो तो करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक, अब आप ये मत बोल देना सर ये बेंजीन थी, एरोमेटिसिटी से 100% स्टेबलाइज थी, तो ये शो करेगा, क्यों करेगा, मतलब ये कि इस अपनी ये पहले ही स्टेबल है, बेंजीन एरोमेटिसिटी से स्टेबल है, ये अपनी एरोमेटिसिटी क्यों तोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन पता क्या है, ये कितना होगा, 99.99999% होगा, लेकिन 0.000001% तो ये भी हो सकता है, होगा बिल्कुल कम, लेकिन शो तो करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात भाई? शो करने की कंडीशन तो है उसमें, तो इसलिए शो करेगा। तो हमने इसमें क्या देखा, पहले जब हमने बेंजाल्डिहाइड बनाया था ना, तब उसने नहीं शो किया था, लेकिन जैसे ही पैरा पोजीशन पे हमने मिथाइल लगाया जिसके पास क्या है, अल्फा H है, तो उसने शो करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंटिन्यूअस रेजोनेंस है। तो कंटिन्यूअस रेजोनेंस के बाद लास्ट में आपको देखना है कि अगर sp3 कार्बन है, ऐसा अल्फा कार्बन जो sp3 है और उसके पास अल्फा H है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, ये वाला बताओ, क्रोटोन एल्डिहाइड। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये करेगा क्या, अरे इसको कहां लिखूं अब मैं, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CHO, करेगा क्या, बिल्कुल करेगा भाई। कैसे करेगा, देखो बताता हूं, ये यहां मूव करेगा, ठीक, ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, और इसका हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, और ए पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा बताऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH OH, ऐसे बनेगा, बिल्कुल करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वाले के पास यहां पे एक अल्फा H है, ये रहा, इसके पास भी एक अल्फा H है, शो करेगा। नेक्स्ट वाले के पास यहां पे कोई अल्फा H नहीं है, 0 अल्फा H है, तो शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला करेगा, ये मत बोल देना सर इसके पास नहीं है, अरे इधर से कर जाएगा ना, ये पाई बॉन्ड यहां ऐसे मूव कर जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ऐसे शो करेगा कि नहीं करेगा, ये बन जाएगा आपका, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे शो करता है। एक बार ये नोट डाउन कर लो, अच्छे क्वेश्चन कर दिए, और अच्छे क्वेश्चंस अब हम करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस भी आपको मेरे साथ साथ करने हैं।
पहले कोशिश क्या करो फास्ट से फास्ट आंसर देने की। एक दो बार मिस्टेक होगी, देखो मिस्टेक करोगे और जब मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको इसको रिमाइंड करोगे, अरे यार मैंने ये मिस्टेक कर दी, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक रियलाइज ना करना बुरी बात है। जब भी मिस्टेक हो उसको मानो, उसको स्वीकारो, फिर उसको सुधारने की कोशिश करो। जैसे फर्स्ट आप 30th क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि 30th क्वेश्चन देखा, बच्चे क्या करते हैं, इधर CO इधर CO, इधर तो sp2 कार्बन है, कंटिन्यूस रेजोनेंस भी है, लेकिन यहाँ पे इस बार ये रेजोनेंस ऐसा नहीं चलेगा कि इधर से चला दो, ये नहीं चलेगा। इधर आपने देखा कि ये sp3 कार्बन है लेकिन अल्फा H नहीं है, नहीं करेगा, ये मिस्टेक आपने की होगी। लेकिन यहाँ पे देखो यार, इधर से तो कर सकता ना, इसके पास भी तो अल्फा H है, तो इधर वाले के साथ कर देगा, कैसे शो करेगा, ये भी तो बन सकता है, वो जरूरी थोड़ा अपना। यहाँ पे ये देखो कितना बढ़िया बन रहा है, बना कि नहीं बना। ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये मान लो ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, ऐसे बना दो। समझ आ रही बात। अच्छा, मैं कभी ये किसको शिफ्ट करा देता हूँ, कभी किसी को। देखो इसमें ना डाउट नहीं आना चाहिए। देखो क्या करवा रहा हूँ मैं, एक्चुअल में आप इसको यहाँ ला रहे हो, ये पाई बॉन्ड यहाँ जा रहा है, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, 100% श्योर हूं मैं कि आप लोगों ने ये मिस्टेक किया होगा। क्यों मिस्टेक किया होगा, देखो आपने देखा सर कहीं पे अल्फा H दिखाई नहीं दे रहा, कीटो ग्रुप तो 4 है, लेकिन यहां पे कौन देखेगा, एक H तो ये रही कि अल्फा H और एक H ये रहा, तो ये दोनों अल्फा H नहीं है क्या, इसके पास दो अल्फा H है और 4 कीटो ग्रुप है, ये तो बहुत ज्यादा टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो इसका आंसर आएगा यस करेगा। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला करेगा या नहीं करेगा, नेक्स्ट वाला भी करेगा। कैसे करेगा, ये यहां चला जाएगा, ठीक, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, फिर यहां से ये हाइड्रोजन हटके यहां चला जाएगा इसके पास, और इसका यह हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो मैंने आपको ये बोला है कि रेजोनेंस के बाद एक बार देख लिया करो भाई, कहीं पे अगर अल्फा H है तो वो शो करेगा। यहां पे कैसे शो करेगा, इसको ऐसे आपने बनाया है, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कर गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इजीली कर रहा है, कोई डाउट है क्या, कर सकता है। अब नेक्स्ट देखो 33rd क्वेश्चन करेगा क्या, थोड़ा सा स्पेस इसके लिए बना लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे। देखो यहां पे देखना एक बार कैसे करेंगे, यहां पे अगर आप बनाएंगे तो ये इसका बनेगा। देखो जैसे इसमें रेजोनेंस हो रहा था वैसे इसमें करवा दो कि यहां पे ये OH और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, ये यहीं पे रहेगा और ये इसके साथ ऐसे शो कर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ना आप ये स्ट्रक्चर मत बना देना। कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, ये देखो सर ये शो करेगा, ये यहां से करेगा यहां पे इस अल्फा H के साथ, तो यहां पे जैसे ही आप ये बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आई, तो ये नहीं करना आपको, समझ आ रहा है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जैसे ये वाला है, इस वाले की अगर बात करेंगे, शो करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। इसमें एक्चुअल में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां जाएगा, इसका पाई बॉन्ड यहां जाएगा, और फिर यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो यहां पे बना हुआ है, ये इसको मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूं, तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन आपको पता ही कहाँ जाएगा। देखो कितने एरो बना दिए, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे ये OH और ये N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो बन गया। ठीक, समझ आ रही है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो एरोमेटिक बन रहा है, बेंजीन बन गई। ठीक, नेक्स्ट देखो ये वाला करेगा क्या, देखो यहाँ भी 2 अल्फा H, यहाँ भी 2 अल्फा H, यहाँ भी 2 अल्फा H, हर जगह से करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। क्योंकि अगर इधर से इसने किया तो ये OH ऐसे बनेगा, इधर से नेक्स्ट वाले इसने इस कार्बन के साथ किया तो ये OH ऐसे आएगा, ये वाले ने अगर इस अल्फा H के साथ किया तो ये बनेगा। क्या बन गया, बेंजीन बन गई, एरोमेटिक बन गया। बहुत बढ़िया से करेगा, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ऐसे ही ये भी करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी आप सिंपल क्या करोगे, ये बना के दिखा देना ऐसे, ये OH, ठीक, यहां भी OH है पहले से ही, ये वाला भी OH बन जाएगा, ये OH, ये OH और ये OH ऐसे बन जाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि इनके पास एक एक अल्फा H है, यहाँ पे ये एक अल्फा H, ये एक अल्फा H, ये एक अल्फा H, 3 अल्फा H थे इसके पास। ठीक, तो ये भी एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाएगा और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा आपका,
कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए। कुछ और प्रैक्टिस मुझे आपको कराना है, एक बार इनको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं 47 तक। मेरी 50 होते होते बच गई। मेरे ख्याल में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत है। टोटोमेरिज्म में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक, करें आगे प्रैक्टिस। देखो 37 करो मेरे साथ साथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां भी अल्फा एच है और यहां भी अल्फा एच है। आपके कर लोगे, ये रहे 2 अल्फा एच और 2 अल्फा एच ये रहे, तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रही होगी क्या बनेगी, बेंजीन रिंग बनेगी आपकी। एरोमेटिसिटी से स्टेबल होगा, बहुत अच्छे से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो। अब इस क्वेश्चन में आपने इस सीओ ग्रुप के इधर देखा sp2 कार्बन है सारे, रेजोनेंस भी है कंटिन्यूअस, लेकिन उसके बाद कहीं पे sp3 कार्बन है ही नहीं। लेकिन इसमें अगर राइट साइड आप देखोगे, ये रहा sp3 कार्बन और ये रहा अल्फा एच, और बहुत सारे बच्चों ने इसको ध्यान ही नहीं दिया होगा, भूल गए होंगे इसको। तो यही तो मिस्टेक करते हो आप। अगर ये मिस्टेक आपने करी है तो इसको नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर बात की जाए, यहां पे 2 अल्फा एच है, यहां भी 1 अल्फा एच है, लेकिन हम यहां नहीं बनाएंगे। आपको पता है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड पे कभी भी नहीं बनता। कौन सा अल्फा एच जाएगा, ये वाले जाएंगे, ये वाले जाएंगे, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पे OH और ये आपका डबल बॉन्ड यहां आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ध्यान रखना, ब्रिज हेड वाले को मत हटा देना। ठीक, नेक्स्ट वाले में देखो, यहां पे ये अल्फा कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप लगे, कोई अल्फा एच नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे अल्फा एच नहीं है। और इधर ये ऐसा मत बना देना, ये मिस्टेक मत कर देना। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये मिस्टेक एग्जाम में ना करो, और आपको ये नोट डाउन करना भी है। कहीं बोला सर ये रहा अल्फा एच और यहां से ये एच हटा देंगे और ये डबल बॉन्ड बना देंगे और फिर मैं बोलूंगा आपको -1 मिल जाएगा। नहीं करना ये मिस्टेक। ठीक है, डबल कभी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 कार्बन नहीं बनना चाहिए, ना कार्बोकेटायन आएगा ना डबल बॉन्ड आएगा। अगर ऐसा किया तो ब्रेडिट रूल वॉयलेट हो जाएगा, ये शो नहीं करेगा, ऊपर वाला शो कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, ये शो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक, ये वाला शो करेगा क्या, अरे इसके बगल में दोनों ही ब्रिज हेड कार्बन है, वहां पे डबल बॉन्ड बनाना ही नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या है, साइनाइड है, सिंपल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, ये वाला, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, CONH2 ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा, अरे इधर से भी CONH2 अमाइड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक्चुअल में ये क्या है, यूरिया है, ये क्या है, यूरिया है, और ये क्या करेगा, शो करेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, यूरिया लिख के दे देगा आपको ऑप्शन में, यूरिया लिख दिया, ठीक, एसीटोन लिख दिया, ठीक, एसिटामाइड लिख दिया, ठीक है, और एक लिख दिया फॉर्मिक एसिड। कौन सा शो नहीं करेगा, फॉर्मिक एसिड शो नहीं करेगा। समझ आ रही बात। नेक्स्ट आ जाओ, ये करेगा क्या, ये तो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, करेगा नाइट्रो एसिड का एग्जांपल यही तो कराया था। इसके दो NO2 ग्रुप लगे हैं, 2 अल्फा एच भी है, ये तो और अच्छे से शो करेगा। ये वाला नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच नहीं है। समझ आई बात। तो 47 क्वेश्चन हो गए, 50 पूरी नहीं कर रहे, इतने क्वेश्चन काफी है। आगे और टॉपिक करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचा है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसमें क्वेश्चंस कर लेंगे, वहां पे 50 पूरी कर लेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कीटो इनोल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लो, कीटो इनोल इक्विलिब्रियम, और मेरे साथ साथ लिखो कीटो इनोल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें क्या होता है, कीटो इनोल इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए, देखो ये आपकी कीटो फॉर्म है, ठीक, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहती है, इनोल फॉर्म के साथ। ये आपकी इनोल फॉर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक, कीटो एंड इनोल फॉर्म। अब बात ये है, कीटो फॉर्म ज्यादा होती है इनोल। अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंटली, कीटो फॉर्म आपकी 99% पाई जाएगी इस फॉर्म में, और यहां पे इनोल 1%, तो यानी कीटो फॉर्म ज्यादा होती है। अब कीटो फॉर्म ज्यादा क्यों होती है, जनरली अगर बात करें कीटो इनोल फॉर्म में कीटो का कंटेंट ज्यादा होता है, इनोल कंटेंट कम होता है, जनरली अगर बात की जाए। लेकिन ये ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है वो सुनो। देखो कीटो फॉर्म में जो CO बॉन्ड है ना, तो CO बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है, और जो रिएक्शंस होती हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल की जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कंट्रोल करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये हमें कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं ना। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी
नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हम थर्मो में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है। अभी तो बस आप ये समझो CO बॉन्ड जो होता है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल की जाती है, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा पाई जाती है। बात समझ में आ रही? दूसरी बात क्या है कि जो CO बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होता है और पोलर बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, CO बॉन्ड क्या है, ऐसे टूट जाएगा आपका, ये पोलर बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए भी कीटो फॉर्म आपकी ज्यादा होती है। अब मेरे साथ साथ लिख लो, जनरली लिखो फास्ट, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल because या जनरली कीटो फॉर्म इज मोर, है ना, बस ये लिख लो, कीटो फॉर्म इज मोर, स्टेबल को छोड़ दो। ठीक, मोर कंटेंट लिख सकते हो ना, कीटो फॉर्म इज मोर बिकॉज पहला लिखो इसमें CO ग्रुप CO बॉन्ड ऐसा लिख लो, बिकॉज थर्मोडायनेमिकली, इसमें लिखना थर्मोडायनेमिकली CO bond is more stable and reactions are controlled by thermodynamics। ठीक, एक रीजन तो ये हो गया जो मैंने आपको समझाया था। अब सेकंड रीजन लिखो, सेकंड रीजन क्या है, CO bond is more polar, hence more stable, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा पाई जाती है। ठीक, अब देखो, क्या कभी इनोल फॉर्म भी ज्यादा हो सकती है? क्या बोलो? हाँ बिल्कुल, इनोल फॉर्म भी ज्यादा हो सकती है। कैसे? अगर उसमें एरोमेटिसिटी हो, अगर इनोल फॉर्म में रेजोनेंस हो जाए, इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, अगर ज्यादा कीटो ग्रुप हो या ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H हो, तो इन केसेस में आपकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो सकती है। अब लिख लो, इनोल फॉर्म may be more stable if it have पहला एरोमेटिसिटी आ जाए इसमें, सेकंड पॉइंट रेजोनेंस आ जाए। ठीक, थर्ड पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। फोर्थ पॉइंट क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या नंबर ऑफ कीटो ग्रुप, नंबर ऑफ CO ग्रुप इज मोर। ठीक, और नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा हो जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, यहां पे अगर ये बात की जाए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको ये इसकी कीटो फॉर्म है और यहां पे ये क्या बनेगी इसकी, ऐसे बताओ भाई, ये इनोल फॉर्म बनी, ये इसकी इनोल फॉर्म है, फिनोल है ना, ये इसकी इनोल फॉर्म है। ये क्या है, एरोमेटिसिटी से स्टेबल है, एरोमेटिक है बेंजीन यहां पे, और यहां पे इनोल फॉर्म का जो कंटेंट होता है आपका 99.99999% होता है, और ये आपका 0.0001% होता है। ये बहुत कम होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 0.0001 ऐसे, है ना, बहुत कम होता है ये। कोई डाउट है इसमें? समझ आ कि एरोमेटिक होने की वजह से इस कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। हाँ, थोड़ा बहुत टोटोमेरिज्म ये शो करेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल करता है, लेकिन हम बोलेंगे क्या ये आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म में जा सकता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कई बार बच्चे देखते हैं यार कीटो फॉर्म दे रखी तभी इनोल फॉर्म चेक करेंगे। एग्जामिनर आपको इनोल फॉर्म भी दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको बाद में, वहां पे मैंने नहीं करवा। ठीक, जैसे और करते हैं, जैसे ये दे दिया, मान लो यहां पे CH2CO CH3। अब देखो इसके पास 3 अल्फा H ये रहे, 2 अल्फा H ये है और 3 अल्फा H ये है, तो H+ आपको हटाना है। कहां से हटेगा? जहां पे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ज्यादा एसिडिक इनमें कौन सा होगा?
ये वाला अल्फा एच ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, मोर एसिडिक अल्फा एच। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो इसके दोनों तरफ दो दो कीटो ग्रुप लगे हैं। इसके क्या है, एक ही कीटो ग्रुप लगा, इसके क्या है, एक ही कीटो ग्रुप लगा, और इसके दो दो कीटो ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसके अल्फा एच की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब क्या करना है आपको, कीटो से इनोल फॉर्म बनानी है। तो इनोल फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, तो बीच वाले कार्बन से ही हटेगा, तो बीच वाले कार्बन से हटके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां पे ये OH ऐसे बना लेगा और ये यहां पे CH3 बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसके साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, इनोल फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये आपकी कीटो फॉर्म है, ये ओनली आपकी 26% आएगी, और ये जो है आपकी इनोल फॉर्म है ये आपकी 76% आएगी। और क्या बोल दोगे आप इसमें, लिख दोगे स्टेबल बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये करेक्शन कर लेना, वहां पे 76% आएगा तो यहां पे 24% आएगा, मैंने 26% लिख दिया था, इसको ठीक कर देना, लिखो जल्दी से। अब देखो ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपको करने हैं। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। तीनों एक बार बोर्ड पे से आप देख करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, तीनों का आंसर लिख के देखो, फिर मेरे साथ मैच करना है, या मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, इनोल कंटेंट कब ज्यादा होगा, जब कोई एरोमेटिक हो जाए, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो जाए, जिसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जिसमें आपके CO यानी कीटो ग्रुप ज्यादा हो, या जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा हो, तो वो ज्यादा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें देखते हैं इनोल फॉर्म किसमें ज्यादा होगी, इसमें 1 कीटो ग्रुप, इसमें 2 कीटो ग्रुप, इसमें 2 कीटो ग्रुप, तो सबसे कम तो 1 में होगा क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप सबसे कम है, और वो एरोमेटिक रेजोनेंस तो कहीं हो ही नहीं रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो आपको दिख ही रहा है। ठीक, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2-2 कीटो ग्रुप है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहां पे जो लोन पेयर है ना, ये +M का काम करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक, और यहां पे इसकी -I पावर को थोड़ा कम करेगा। ये समझ आ रही बात, इलेक्ट्रॉन तो ये खींच रहा है, देखो यहां भी ये खींच रहा CO ग्रुप, यहां भी खींच रहा, लेकिन इस CO ग्रुप को इस क्वेश्चन में, यहां पे इस ऑप्शन में इधर से भी +M से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसलिए वो +M से जब मिल रहे हैं तो -I से क्यों लेना चाहेगा। आप ऐसा समझो, आपके पापा आपको 100 रुपए देते हैं और मम्मी आपको 10 रुपीज देती है, आप 100 लेंगे या 10 लेंगे, आप तो पापा से 100 लेंगे ना, या 10 लेना चाहोगे, 10 लेना चाहोगे, ज्यादा ही बड़े हरिश्चंद्र वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली बच्चा 100 रुपए लेना पसंद करेगा 10 रुपए की बजाय। समझ आ गई ना बात, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे तो ये इधर से लेगा, इधर से कम खींचेगा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, ये ज्यादा बढ़ाएगा, तो 2 वाले का ज्यादा होगा और यहाँ पे 3 वाले का कम होगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इस H की, इसलिए इसका डिलोकलाइजेशन फास्ट होगा और ये इनोल फॉर्म ज्यादा बनाएगा। नेक्स्ट वाले केस में देखो, 2 कीटो ग्रुप, 2 कीटो ग्रुप, 2 कीटो ग्रुप, और यहां पे इसमें क्या है, ये इनोल कंटेंट है, दिख रहा है, यहां पे क्या है, इनोल कंटेंट जो बनेगा आपको फिनोल बनेगा, एरोमेटिक बनेगा, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आता है नहीं आता। ठीक, उल्टा बना दिया मैंने, दोबारा बनाता हूं बेंजीन को। देखो फिनोल बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा, पहले बहुत बार बता चुका हूं कैसे हुआ, ये यहां पे आपका ये ऐसे मूव किया, यहां पे ये मूव किया, और यहां पे हाइड्रोजन का ये बॉन्ड यहां मूव किया, और हाइड्रोजन मूव करके ऑक्सीजन के पास चला गया। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, फिनोल का हो गया। फिर इन तीनों में 2-2 कीटो ग्रुप है, देखो इसमें कीटो ग्रुप, इसमें कीटो ग्रुप, लेकिन इसमें क्या है, ये भी लगे हैं आपके लोन पेयर कंटेनिंग, तो लोन पेयर कंटेनिंग वाले कम करेंगे। ठीक, इनोल कंटेंट को कम करेंगे क्योंकि वो +M से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कीटो ग्रुप को, कीटो ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अल्फा H की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए वो इनोल कंटेंट कम देगा। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में। थर्ड में आपने क्या देखा, यहां पे देखो एक +I ग्रुप यानी +H ग्रुप भी लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इस अल्फा H की एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेगा, इसलिए थर्ड वाले की इनोल कंटेंट फर्स्ट वाले से थोड़ा कम रहेगा। कोई डाउट है क्या इसमें, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सिंपल है, यहां पे सिंपल आपका ये बनेगा, चाहे बना बना के देख लिया करो, ये बनेगा आपका, और इसमें क्या बनेगा, यहां पे ऐसा बनेगा आपका, ये देखो इधर से बना लो, ये रेजोनेंस होगा दो बार, और इसमें आपको पता है फिनोल बनेगी सिंपल, अभी हमने बनाया है, यहां से जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, और इसमें भी आपका, इसमें 2-2 OH लगे हैं, तो इसमें भी आपकी क्या बनेगी, फिनोल बनेगी, ऐसे ये फिनोल नहीं,
ये तो डाइऑल बन गया। ठीक, अब ये देखना है दोनों में एरोमेटिक बन रहा है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ज्यादा किस में होगा, इस वाले में ज्यादा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें दो दो कीटो ग्रुप लगे हुए हैं। देखो एरोमेटिसिटी से आप डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों में एरोमेटिक आ रहा है, तो आपने किससे डिसाइड किया, कीटो ग्रुप से। फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, और सेकंड वाले में रेजोनेंस है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस नहीं, इसलिए उसका सबसे कम इनोल कंटेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 4 क्वेश्चन और हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक बार आप ये भी खुद से ट्राई कर सकते हो, इनका आंसर खुद से लिख के देखो। देखो इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली आप क्या करोगे, फिर इसकी इनोल फॉर्म बना के देख लोगे। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इनोल फॉर्म बना करके देख लिया करो। ठीक, ये बन जाएगा, इसका यहां से जाएगा अल्फा एच, और अल्फा एच अगर यहां से जाएगा तो ये वाला बनेगा, और उसमें आपको पता ही है कौन सी फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक, अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक है तो ये तो शो ही नहीं करेगा, और शो नहीं करेगा तो सबसे कम इनोल कंटेंट इसका होगा, क्योंकि इनोल बनने के बाद ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक इतने अनस्टेबल होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बात समझ में आई। तो 2 से ज्यादा किसकी होगी, इन दोनों में, 1 और थर्ड में 1 की ज्यादा और थर्ड की सबसे ज्यादा, क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है, बेंजीन रिंग बन रही है। ठीक, नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन में, अब यहां पे आपका ये ब्रिज हेड कार्बन के पास अल्फा एच होंगे, तो ब्रिज हेड कार्बन पे तो आप पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते, इसलिए ये तो शो करेगा ही नहीं। ठीक, इसमें यहां पे इसके पास क्या है, 2 अल्फा एच है, इसके पास 1 अल्फा एच है, तो कौन ज्यादा शो करेगा, जिसके पास 2 अल्फा एच है, 2, 3 और 1 का सबसे कम। इसमें कोई डाउट है क्या। ठीक, इजी क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट वाला और इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। Which of the following do not react with NaOH? NaOH क्या है भाई, बेस। बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है, एसिड। अब ये पूछ रहा है कौन रिएक्ट नहीं करेगा, जो एसिड नहीं होगा, यानी जिसके पास एसिडिक H नहीं होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके पास एसिडिक H है, ये देखो ये क्या है, इसके पास एसिडिक H है, क्योंकि जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो माइनस आई का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको एसिडिक H बनाएगा। इसके पास 3 एसिडिक H है, इसके पास 2 एसिडिक H है, क्योंकि दो NO2 ग्रुप लगे हैं। ये देखो इसके पास, इस कार्बन के पास ये CH2 ग्रुप में, और इस ग्रुप में ये 1 एसिडिक H है। ठीक, सबसे ज्यादा एसिडिक H तो किसका है, इसी का है। ठीक, और यहां पे अगर बात की जाए, इसमें कोई एसिडिक H नहीं है, इसलिए ये आपका एसिडिक H ना होने के कारण ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 0 एसिडिक H, नो एसिडिक H, है ना, ऐसे लिख लो, नो एसिडिक H, तो ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये पूछा जाए सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा थर्ड वाला रिएक्ट करेगा, क्योंकि 3 NO2 ग्रुप लगे हैं, 3 NO2 ग्रुप ज्यादा माइनस आई का काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई का काम करेंगे। जहां पे 3, यहां पे लगे 3 माइनस आई ग्रुप, यहां 2 माइनस आई, यहां 1 माइनस आई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक H ये, फिर ये, फिर ये, और ये पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, राइट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग व्हेन रिएक्ट विद NaOH। इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। बस इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे बेस की प्रेजेंस में, एक्चुअल में यहां पे ये क्या करेगा, कुछ नहीं करने वाला, ये आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये OH, ये इनोल फॉर्म बनेगी इसकी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है, लेकिन यहां पे आप, मैं लिख देता हूं कि ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, ताकि आप मिस्टेक से बचो। ये ध्यान रखना है, ये वाला प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये ब्रेडिट रूल को वॉयलेट करता है। ब्रेडिट रूल वॉयलेटेड, ये मैंने कल भी आपको सिखाया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, 2-4 बातें और करनी है, ये जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा बना के दे दे, ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया, और पूछे कि ये इनोल फॉर्म बनाएगा या नहीं बनाएगा, या कितना % इनोल कंटेंट होगा। तो आप एक काम करना, इनोल फॉर्म बना के देख लो, ये बनेगी इसकी इनोल फॉर्म, और फिर देख लो स्टेबल है अनस्टेबल। अब आपने जैसे ही इनोल फॉर्म बनाई तो आप समझ गए ये रिंग कैसी है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम ये बोलेंगे इसकी 0% इनोल फॉर्म होगी, ये 100% क्या होगा, कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इनोल फॉर्म बनेगी ही नहीं। इसी तरह और क्वेश्चन जब हम करते हैं, जैसे एक और अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है, वो आपका ये है
यहां पे ऐसा बनाओ, ये दे दिया मान लीजिए आपको, और अब आपसे पूछ लिया, तो इसमें क्या करोगे आप, तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, ये इधर तो बेंजीन है, ठीक, ये बेंजीन है, और यहां पे ये बनेगा, ये OH। अब बताओ, अब फिर ये क्या हो गया आपका, यहां पे ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक होते ही वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ये 0% इनोल फॉर्म बनेगी। तो इसमें भी लिख देना 0% इनोल फॉर्म। इसमें कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं हम ऐसे। और क्वेश्चंस करते हैं, मान लीजिए अपने को एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे ये दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दिया, और इसमें आपने आपसे बनवा करके पूछा, तो आपने इसको बनाया, तो आप क्या बनाओगे इसमें कि यहां पे ये ऐसे, तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एरोमेटिक बना है, ये तो आपने इतनी बार कर लिया, आप तो समझ ही गए, ऑलमोस्ट 100% इनोल, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ये मान लो 99.9999% इनोल होता है, ठीक, ऑलमोस्ट 100% इनोल लिख दिया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो अच्छा क्वेश्चन है, जो अपने को करना है। देखो ये देखो, अगर मान लीजिए, अच्छा ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं आपको, ये IIT एडवांस लेवल के हैं, इतना लेवल वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जब इतना अच्छा पढ़ाई दिया आपको, थोड़ा सा अच्छा और कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे भी डबल बॉन्ड दिया गया, यहां भी डबल बॉन्ड दिया गया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये कैसे शो करेगा, यहां पे इसकी इनोल फॉर्म बना करके देखा आपने, ये बनेगी ऐसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये जो ये इसकी इनोल फॉर्म बनी है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगी, ये दोनों पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पोलर पाई बॉन्ड ऐसे रहेंगे, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, कोई डाउट है क्या। और यहां पे ये डबल बॉन्ड है, तो अब ये क्या आएगा आपका, ये आपको एरोमेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चेक करके देखना, एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है, तो ये क्या बोल दूंगे, 100% इनोल। ये ऐसे लिख दिया करो ऑलमोस्ट, है ना, किसी को पूरा 100% कहना भी तो सही नहीं है ना, कि पूरा 100% ये प्योर इनोल होगा, ऐसा बोलना भी सही नहीं होता, ठीक। ये क्वेश्चन हो गए दो, और छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, इनसे भी इजी क्वेश्चन है वो तो आपके, जैसे एक बार लाइन लगा देते हैं इधर, और अब करते हैं। यहां पे देखो, जैसे अगर मान लीजिए अपने को ये क्वेश्चन दे दिया जाए, CH3CO, अब ध्यान से देखना बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहां पे बच्चे क्या करते हैं, CH3CO और COOH ऐसे करके, और बोल देंगे सर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग है, और बोल देंगे 100% इनोल है, ठीक, जो कि क्या है, रॉन्ग है। बात समझ में आई, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, ड्यू टू रिपल्सन दे रोटेट, कौन, दे कौन, दोनों कीटो के बॉन्ड, ये ऐसे हो जाता है, और कीटो इज मोर स्टेबल, है ना। ये मान लो 99.999999% ऐसे बोल सकते हो आप, इनोल फॉर्म बहुत कम होती है। बात समझ में आई। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये ऐसे दिया रहता, अब क्या रोटेशन पॉसिबल है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है क्या, अब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें तो ये हो गया, देखो ऐसे मूव कर गया, ठीक, इसमें पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगर आपने रोटेशन अगर करवाया तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ये जानते हो आप अच्छे से, ठीक, और ये ऐसा बनेगा, भाई रिंग है ना, रिंग टूट जाएगी, ठीक, और ये बनेगा इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म किससे स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल है, ठीक, 1 2 3 4 5 मेंबर की बन रही है, तो 99.99999% इनोल stabilized by intramolecular hydrogen bonding, intramolecular
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? ऐसे हम कर लेंगे। तो ये था आपका टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आपका GOC1 भी कंप्लीट हो गया। और GOC1 बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब यहां से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सीखा, रेजोनेंस सीखा, हाइपर कॉन्जुगेशन सीखा, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सीखा, और लास्ट में हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक टोटोमेरिज्म भी पढ़ा। ठीक, तो इतने टॉपिक पढ़ने के बाद हम यहां उम्मीद करते हैं कि इन GOC1 से 3 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, और बहुत पहले तो 6-7 क्वेश्चन तक भी आ जाते थे। ठीक, तो मैं बता देता हूं कैसे। इंडक्टिव इफेक्ट से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। ये मान के चलो, आप अगर बात की जाए रेजोनेंस की, रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, SIP वगैरह पढ़े थे। ठीक, उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी वगैरह पढ़ा था। तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक, फिर आता आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा था और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये 2 मेन टॉपिक है। यहां से भी आपका एग्जाम में 1 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो 5 मिनट का टॉपिक था। फिर हमने टोटोमेरिज्म पढ़ा है। तो टोटोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से करना है। और आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सीखा है। एक बार मैं आपको जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई? जब किसी अटैकिंग रिजेंट की प्रेजेंस में अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक, ये 2 टाइप का होता है, +E -E। +E में हमने क्या देखा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, कि अगर अटैकिंग रिजेंट ऐसे एटम से अटैच हो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है तो +E इफेक्ट, और अगर अटैकिंग रिजेंट ऐसे एटम से अटैच हो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? -E इफेक्ट। हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद हमने टोटोमेरिज्म पढ़ा था। टोटोमेरिज्म में क्या है भाई? 2 फंक्शनल ग्रुप में इंटरकन्वर्जन होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन या H+, ये हमने पढ़ा, और इस फिनोमिना को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। फिर टोटोमेरिज्म आपने देखा था एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था। आप एक काम करना, जहां पे कम नंबर ऑफ अल्फा H हो वहां से हाइड्रोजन निकाल करके अगर आप डबल बॉन्ड बनाते हो तो वो एसिडिक मीडियम का केस होगा। और जहां पे अल्फा H नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है वहां से H निकाल लेंगे तो कौन सा केस रहेगा? बेसिक मीडियम वाला। तो ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम अगर दिया गया है तो ऐसे वहां से आप अल्फा H हटाएंगे जहां पे नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है, तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एसिडिक मीडियम दिया गया है तो अल्फा H वहां से हटेगा जहां पे नंबर ऑफ अल्फा H कम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड बनाना था। फिर हमने ये देखा था कि कौन आपका टोटोमेरिज्म शो करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो वो केसेस हमने देख लिए थे। जैसे हमने कीटोइनोल फॉर्म देखी थी, नाइट्रोएसी फॉर्म देखी थी, एजोहाइड्राजिन देखी थी, हमने उसमें अमाइड इमिडोल देखी थी, इमीन देखी थी, साइनाइड आइसोसाइनाइड देखी थी। ये फॉर्म्स हमने देखी थी, वो आपको याद है। फिर हमने देखा था कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये देखना, जैसे CO है, NO2 है या साइनाइड है। साइनाइड के केस में तो कुछ भी हो, अमाइड, सारे अमाइड भी करेंगे। अमाइड इमिडोल हमने देखा था, अमाइड तो सारे ही करेंगे, साइनाइड सारे करेंगे। समझ आ रही बात? फिर हमने जैसे CO या NO2 लगा है, उसके बगल में ऐसा sp3 कार्बन होना चाहिए जिसके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन हो, तो उस sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और उस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? अल्फा H कहेंगे। ठीक, अगर अल्फा H प्रेजेंट है तो ऐसे कीटो और नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे? टोटोमेरिज्म शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के बाद लास्ट तक हम जाके देखेंगे क्या रेजोनेंस खत्म होने के बाद कहीं पे अगर sp3 कार्बन है और उसके पास अल्फा H है तो वो भी आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर किए थे। फिर हमने देखा था कि कीटो और इनोल फॉर्म में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि CO बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्शंस थर्मोडायनेमिक के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। दूसरा रीजन हमने दिया था कि CO बॉन्ड पोलर बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए भी आपकी जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन इनोल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है। किस केस में? जब आपका कंपाउंड क्या हो? एरोमेटिक हो जाए। इनोल फॉर्म बनने के बाद रेजोनेंस ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, जैसे इसमें बन रही है।
ठीक। या इसके अलावा आपके कीटो ग्रुप ज्यादा लगे हों, सीओ ग्रुप ज्यादा हो, या आपका नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा हो, तो उनमें इनोल फॉर्म ज्यादा होगी। और ध्यान रहे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमने कीटो इनोल फॉर्म वाले देख लिए थे पीछे। अब ये क्वेश्चन देखे थे किसमें इनोल फॉर्म ज्यादा होगी, तो जिसमें एरोमेटिसिटी होगी, फिर रेजोनेंस चेक करना, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कीटो ग्रुप, फिर कीटो ग्रुप के बाद नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक, ये चेक कर देते, इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए। फिर लास्ट में हमने देखा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि इसमें एंटी एरोमेटिक जहां पे बन जाए इनोल फॉर्म में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0% इनोल बोल देना। ठीक, फिर ये क्वेश्चन किया था। अब आप इसमें बोलेंगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और दो कीटो ग्रुप है, तब भी आप यहाँ पे वो क्यों नहीं करा रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनोल फॉर्म को स्टेबल क्यों नहीं करा रहे? आपने तो 0% इनोल कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में ना 0% इनोल होता है, मतलब 0.00001% होता है। रीजन क्या है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा इफेक्टिव रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण वो दोनों कीटो ग्रुप, ये देखो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेशन कर गए। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसलिए क्या करेगा, ये कीटो फॉर्म में ही रहेगा, मैक्सिमम कीटो फॉर्म में रहता है। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेंट नहीं मानेंगे। जहां पे रिपल्सन आ जाए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम काम करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक फोर्स। समझ आ रही बात? सारा लेक्चर रिवाइज हो गया पूरा, मैंने आपको चैप्टर की डिटेल बता दी GOC1 की दोबारा से। ठीक, अब आपको GOC1 पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम GOC2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे पूरे अच्छे से, एनर्जी के साथ आपको उसको पढ़ना है। 16 लेक्चर उसमें टोटल लगेंगे। अच्छे से रेगुलर रह के GOC2 को कंटिन्यूअस करना है, और उससे पहले आपको GOC1 को सीख लेना है, ताकि GOC2 में दिक्कत ना आए। वैसे भी जब मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, दिक्कत तो मेरे ख्याल में नहीं आती होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर आपको 100% तक लेके जाने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑर्गेनिक आगे आगे अब आसान होती जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, सबसे टफ होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को समझाना टफ होता है, मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ा। ठीक, उससे आसान होती है GOC1, आइसोमेरिज्म से आसान GOC1, और GOC2 इससे भी आसान है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते जाएंगे ना, ऑर्गेनिक आसान होती जाएगी। जो टफ पार्ट था वो पढ़ चुके हो आप, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्फिडेंट रहो और तैयार रहो नया कुछ सीखने के लिए। थैंक यू।